हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू पीपल आर डूइंग अमेजिंग इन लाइफ. दिस इज जय चंदानी फ्रॉम तर्क शास्त्र एंड वी हैड स्टार्टेड दिस सीरीज़ जहाँ पर हम लोग सीमेट के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर कर रहे थे, राइट? इस सीरीज़ में हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ गो एंड वॉच. वी हैव कवर्ड 2018 सीमेट पेपर जनरल अवेयरनेस क्वेश्चंस. Today we are going to cover 2019 CMET paper and the general awareness questions which were asked in that paper, right? तो वीडियो को अंत तक देखना because I will be discussing a lot of these questions and also आपको किस टाइप की अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए CMET के पेपर को क्रैक करने के लिए which is on 25th of Jan. Right. Before we start our video, I just want to announce this that we have launched this mock test for CMET जो कि सिर्फ 499 रुपीज़ में आपको मिलता है. Now, if you are a serious aspirant for CMET, I would definitely ask you to purchase this. Why? Because आप लोगों को 12 CMET 2025 stimulated mock test मिलते हैं, which is very important. किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आपको mock test देने ही चाहिए. That adapts you to the nature of the paper, right? Definitely आपको ये buy करना चाहिए. And then of course innovation and entrepreneurship जो एक और section है CMET एग्ज़ाम का, वो भी आपको कवर करने को मिलता है. And you get 15+ test on this topic itself, right? Definitely a must buy for you guys. It is very pocket friendly for you guys, which is what 500 rupees for you. Right, definitely you must buy this and the validity will be till Jan 25th 2024. Now let's start with our today's video. So the first question that was asked was that the new institution that is now playing the role akin to erstwhile planning Commission of India is, okay? Now you must know that there is a planning, there used to be a planning commission जो हर 5 साल का किस तरीके से प्लान करना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए क्या क्या स्कीम्स लानी चाहिए, क्या क्या प्लान्स करने चाहिए, वो प्लान करता था. That has been changed after the NDA government which had won in 2014. 2015 में दे चेंज्ड द प्लानिंग कमीशन विथ नीति आयोग. ओके, नीति आयोग से चेंज कर दिया था. नीति आयोग क्या होता है? इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट? एंड so there is basically chairperson जो है इसके, that is Prime Minister Narendra Modi, right? Prime Minister Narendra Modi, he'll be the chairperson, right? And जो काम देखते हैं पूरा वो होते हैं CEO, है ना? और CEO कौन है करंट? इट इज़ BVR सुब्रमण्यम, श्री BVR सुब्रमण्यम, राइट? तो ये आपको मालूम होना चाहिए. आप लोग चेक भी कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में डेफिनेटली आपको पढ़ लेना चाहिए. नीति आयोग की क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, है ना? वोकल फॉर लोकल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कुछ स्कीम्स है जो या इनिशिएटिव्स है जो नीति आयोग ने चलाए हैं सिंस इट हैज़ कमेंस्ड इट्स वर्किंग. एंड डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत नीति आयोग के बारे में मालूम होना चाहिए, राइट? नेक्स्ट क्या है? So next is, so yes, the answer is Niti Aayog. The answer is Niti Aayog. If we move, yeah. The major nation that announced the withdrawal from Paris climate change accord in 2017. Now, 2019 का पेपर है एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस. CMET में ये बार बार देखा गया है कि उसके जो करंट अफेयर्स रहते हैं दैट इज़ नॉट जस्ट एलिजिबल फॉर ऑल. लेट्स से 1 साल का करंट अफेयर नहीं, वो लोग 2 साल तक का करंट अफेयर पूछ लेते हैं, 2 से 3 साल भी हो जाता है, राइट? सो जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिर मालूम होनी चाहिए 1 से 2 साल के गैप की एटलीस्ट,
ठीक है, ये 2017 का न्यूज़ था विच वॉज आस्क्ड इन 2019 सीमेट पेपर, राइट. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि द आंसर फॉर दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट. पेरिस क्लाइमेट चेंज जो है मुहिम स्टार्ट करी गई थी, जिसमें वर्ल्ड के ऑलमोस्ट सारे नेशन ने एग्री करा था ऑन सर्टेन पॉइंट्स, एंड द मेन पॉइंट वाज कि जो वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको 1.5 डिग्री सेल्सियस से कम रखेंगे, कि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से एक्सटेंड ना हो, जो लिमिट है, जो थ्रेशोल्ड है, जो रेंज है, राइट. दो उस टाइम जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे जो अभी वापस से इलेक्ट हुए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प, he ceased to join this accord. Why? Because he was of the opinion that ये जो accord है, इसके जो principles हैं या इसके जो guidelines हैं, उसके कारण यूएसए की जो इकोनॉमी है उसको बहुत बड़ा धक्का पड़ सकता है, राइट. सो डेफिनेटली आपको पेरिस क्लाइमेट चेंज के बारे में भी थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए. जस्ट रीड अबाउट इट, ओके. ऑल्सो सिंस यूएसए के इलेक्शंस हुए हैं, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प वापस से बने हैं, आपको वो भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए, राइट. डेफिनेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मोड ऑफ ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र इन इंडिया थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग. ठीक है, तो मनी ट्रांसफ़र जो होता है, ठीक है, हमें मालूम है नेफ्ट के थ्रू होता है, आईएमपीएस के थ्रू होता है, आरटीजीएस के थ्रू होता है, आईएफएससी तो कोड होता है ना. तो ये तो ईजी था, ये वाला जो है ये ईजी था. तो द आंसर इज बेसिकली आईएफएससी कोड ए, राइट. दिस इज द आंसर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस. आगे बढ़ते हैं. द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वॉज लेड बाय, ओ वाओ. सो आई थिंक बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन उठाते हैं, उन्होंने कभी सर्च करने की कोशिश नहीं करी, लेकिन शायद हमारे सारे स्कूल टाइम में हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा है कि यार क्यों इंग्लिश पढ़नी पड़ती है हम लोगों को. इंग्लिश तो अंग्रेज़ लोग देखे गए हैं, ठीक है. तो अच्छा, अंग्रेज़ लोग में भी कौन वो इंसान था जिसने ये अपनी जो डॉक्यूमेंट बनाया था, उसमें उन्होंने प्रेजेंट करा कि भाई इंग्लिश मस्ट बी मेड कंपलसरी फॉर इंडियंस, है ना. ईस्ट के जो लोग हैं जिन पे हम लोग रूल कर रहे हैं, उनके लिए इंग्लिश मस्ट बी कंपलसरी लैंग्वेज टू बी एजुकेटेड, राइट. वो थे मैक्यूले. क्या नाम था इनका? थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले. थॉमस बैबिंगटन मैक्यूले, ठीक है. प्लीज़ स्पेलिंग जो है वो चेक कर लेना. But yeah, I think this is what it is. Yeah, Macaulay, right. So इन्होंने क्या करा था? So इनका एक बेसिकली मिनट्स ऑफ एजुकेशन था, जिसमें जो कि 2 फरवरी 1835 को आया था. क्या क्या इन्होंने उसमें अपने पॉइंट्स रखे थे? दैट फर्स्ट इज़ कि इंडियंस जो हैं उनके लिए कंपलसरी एजुकेशन इंग्लिश में होना चाहिए. इंग्लिश लैंग्वेज उनको कंपलसरी सिखाई जानी चाहिए. दे शुड नॉट बी गिवन एजुकेशन इन संस्कृत और द लोकल लैंग्वेजेस, रेदर दे मस्ट बी टॉट इंग्लिश लैंग्वेज, राइट. सेकेंड वॉज कि भाई जो गवर्नमेंट जॉब्स भी हम लोग देते हैं वो उन्हीं को देना चाहिए जो कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखे हों, राइट. एंड नेक्स्ट वाज आल्सो दैट हम लोगों को मासेस को सिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को कुछ लोगों को सिखाने की ज़रूरत है, एंड देन वी विल आस्क देम टू टीच द लैंग्वेज टू द मासेस, इंडियन पब्लिक को, राइट. एक बहुत ही फेमस लाइन है, इफ़ आई कैन रिमेंबर दिस. तो ही टोल्ड दैट he wanted to create people, or let's say a class of people who were Indians in blood and color, but English in intellect, in morals and in ethics, something like this, right. So बहुत ही, and I think that is what is happening, right. हम लोगों का culture, हम लोगों का thought process, हम लोगों का रहन सहन, we have changed that to the language. So he apprehended that a lot back, है ना, बहुत सालों पहले ये apprehend किया था उन्होंने. And you can see the power of education, right. एजुकेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देता है किसी भी कंट्री की सोच को, किसी भी कंट्री के थॉट प्रोसेस को.
एंड प्रॉबेबली दैट हैज़ बीन वन ऑफ द रीजंस जो साउथ इंडिया है वहाँ पर अपनी लैंग्वेज को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है ना, तमिलनाडु में तमिल, मलयाली केरला में, राइट। ये इम्पोर्टेंस जो है लैंग्वेज का वो कल्चर को सेफगार्ड करने के लिए भी होता है, राइट। सो टू ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग थ्रू दिस वीडियो, आई थिंक लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आपको अपनी मदर टंग डेफिनेटली मालूम होनी चाहिए। अफसोस की बात है, आई एम अ सिंधी, दो आई कैन नॉट स्पीक इट करेक्टली, बट या दिस इज समथिंग, राइट। सो द आंसर इज मैकलेस मिनट्स ऑफ 1835, जिन्होंने फाउंडेशन रखी थी इंडियन एजुकेशन की, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन की। दो इसके पहले एक चार्टर आया था, चार्टर एक्ट 1813, आई थिंक दैट विल बी दी स्टार्ट, जहाँ से एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से रिफॉर्म करना है इंडिया में वो आ गया था। बट देन दिस वॉज द फाउंडेशन मॉडर्न एजुकेशन के लिए, राइट। सो दिस इज़ वन थिंग। नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग हेड्स जीएसटी काउंसिल इन इंडिया। बहुत ही ईजी सा आंसर है एंड बहुत कंट्रोवर्सी में भी है अभी। फाइनेंस मिनिस्टर ताई है ना, निर्मला सीतारमन। नाउ यू मस्ट नो पॉपकॉर्न वाला जो टैक्स सिस्टम हो रहा है, सेकेंड हैंड कार्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जा रहा है, एंड देन टैक्स हैज़ बिकम अ वेरी डिबेटेबल टॉपिक इन इंडिया, राइट। We are seeing that and not just income tax or any other tax, GST के taxes या जो भी हो रहा है, GST लाया गया था with the vision that there will be one tax for one nation and to make the complexity of tax easier, right? बट हम लोग देख रहे हैं एक ही प्रोडक्ट है पॉपकॉर्न, और उस पर आपको इफ़ दैट्स अ सॉल्टी पॉपकॉर्न ओपन, you'll have to pay 5% tax on that. If it's a packaged one, again salty popcorn with some flavors and spices, it will attract 12% if it is packaged. And if it is if it involves caramel or sugar, right, it will get or attract 18% of GST, which you don't understand, right? So this is something that is to be done, and it is very much debatable. A lot of people are migrating towards different nations, such as a lot of Indians who are doing their startups. They want to move to Dubai or let's say Singapore because the tax system there is more like easy, or that is easy for the citizens there, right? India में थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है, तो definitely this is finance minister. Next is, for which novel did Indian novelist Arvind Adiga win the prestigious Men Booker Prize? Now the answer for this is The White Tiger. Now you must definitely know about the Booker Prize. Okay, Men Booker Prize, International Booker Prize. I'll just tell you 2022 में, right? This is important current affair, definitely आपको अपने notes में लिखना चाहिए। 2022 International Booker Prize जो है, that was won by an Indian woman. International Booker Prize. Again, very amazing news. Why? Because okay, so the name is Gitanjali Shri. Gitanjali Shri. She wrote a book in Hindi. It was named Tom of Sense. Tom of Send. And yeah, so she won the International Booker Prize. Her book was translated into English, German, and other languages, a lot of languages, French and etc., right? So this is good. All these books are by Indian writers which have won Booker Prize. Okay, The Inheritance of Loss is, I feel, Arvind Desai, if I'm not wrong. Please check this. Okay, data जो है वो थोड़ा सा check करना, because the god of small things is definitely Arundhati Roy, right? Again, a lot of controversies have been involved with Arundhati Roy. And Midnight's Children is Salman Rushdie, right? Famous writer. So definitely you must know this. The first Indian to receive the Booker Prize was V.S. Naidu or something like that, right? You must know his name too. Just try to remember the Booker Prize winners. Please इसको भी थोड़ा बहुत search करना, right? Next, let's come to the next slide. क्या है? So, the responsibilities of establishing and maintaining a sound and okay, this must be efficient
efficient accounting and financial reporting systems in India is vested in the hands of? So the answer is Comptroller General of Accounts. Okay, the answer for this is Comptroller General of Accounts or Controller General of Accounts. Basically, right now the head of this is Dubey, SS Dubey, Shri SS Dubey, right? And it is responsible for the efficient accounting and financial reporting. जो CAT की रिपोर्ट आती है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, तो वो जो रिपोर्ट आती है जो बताती है कि भैया जो गवर्नमेंट है वो कंसोलिडेटेड फंड से कितना पैसा निकाला है, कहाँ कहाँ पैसा यूज़ करा है, कुछ घपला तो नहीं कर रहे हैं, कितना डेट में है हम लोग, वगैरह वगैरह, कितना लोन लिया है एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें जो एक सीए करता है एक इंडिविजुअल के लिए, वो ये ऑर्गेनाइजेशन करती है गवर्नमेंट के लिए। आप लोग इसको ऐसे समझो, राइट। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओशन करेंट्स। फर्स्ट, द हीट फिशिंग होगा, द हीट फिशिंग grounds of the world exist mainly in the mixing zones of warm and cold ocean current. This is true. Okay, so इसका मतलब क्या है? So जो जहाँ ओशन का वो पार्ट जहाँ पर कोल्ड और हॉट वाटर जो है वो मिक्स होता है, that becomes the main ground for fishing, क्योंकि वहाँ पर फिश की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा देखी जाती है। इसका रीज़न रहता है कि ऐसे सिनेरियोज़ में वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है और एक देयर इज दिस प्लांट फैंटम और समथिंग जो कि खाया जाता है बाय फिशेस, राइट। दैट्स द मेन फूड सोर्स। सो वो जो है वो ऐसी जगहों पर पाया जाता है और उस कारण वहाँ पर फ़िश की पॉपुलेशन भी जो है वो ज़्यादा रहती है, एंड देयरफॉर दैट बिकम्स द मेन ग्राउंड ऑफ फिशिंग, राइट। नेक्स्ट इज ग्रेविटी इज़ वन ऑफ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग होगा, इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है, इन्फ्लुएंसिंग ओशन करेंट्स। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। या दिस इज़ ऑल्सो ट्रू, राइट। ग्रेविटी के कारण हम लोग देखते हैं, ग्रेविटेशनल पुल के कारण वी सी ओशन करंट्स, है ना, हमें ओशन करंट्स उसके कारण ही देखने को मिलते हैं। सो द आंसर विल बी बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। सो येस, दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू, राइट। नेक्स्ट, द टर्म डबल फॉल्ट इज एसोसिएटेड विथ। ओके, सो डबल फॉल्ट जो है वो टेनिस से एसोसिएटेड है। अब कभी कभार मैंने आपको बोला है स्पोर्ट्स के बारे में, आपको मालूम होना चाहिए स्पोर्ट्स एक छोटा सा टॉपिक है। आई वुड से कि आप लोग थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स के बारे में जो, या फिर आप लोग सर्च भी करेंगे ना कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन प्रीवियस एग्जामिनेशंस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स या स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टैटिक जीके, तो आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। यू मस्ट डेफिनेटली गो थ्रू दैट, एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको पता पड़ता है कि यार ये कहाँ से एसोसिएट हो सकता है, राइट। सो डेफिनेटली गो थ्रू दैट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन इंडिया? ठीक है, सो द आंसर इज केयर। नाउ देर आर 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, प्लीज़ एक बारी चेक करना। Okay, there are 6 credit rating agencies जो कि सेबी के द्वारा बनाई गई है। आई गेस सम ऑफ द नेम्स आर क्रिसल, then of course CARE, then there is some fintech something, and ICRA I feel, right। so और भी हैं एक दो, right, just read about them, थोड़ा बहुत पढ़ लेना। Definitely CARE is one of the credit rating agencies in India। यहाँ से हमें दिखता है कि यार, और इसी तरीके के आई गेस देयर वाज दिस क्वेश्चन बैंकिंग से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस 2019 से हमने देखने स्टार्ट करा कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस जो कि बैंकिंग या क्रेडिट एजेंसीज़ या थोड़े जीएसटी से रिलेटेड या कहीं ना कहीं स्टार्टअप से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी पूछना स्टार्ट कर दी थी। एंड हेंस फिर 2022 के बाद से वी सॉ दैट सीमैट में सेक्शन चेंज हो गए, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस हो गए, एंड an extra section was launched which was innovation and entrepreneurship, right? And definitely that is something. Now this must be the first Indian IT company to reach $100 billion market capitalization is, ये यार सबको मालूम होता, मतलब इसमें अगर आपको तुक्का भी लगाना रहता तो it would have been TCS. It's the biggest company, right, India में IT company. So definitely TCS was the first company
in to reach $100 billion market capitalization, right? Next, let's move forward. Who among the following is not conferred Bharat Ratna? The answer is Kapil Dev, है ना? Sachin Tendulkar, Atal Bihari Vajpayee, Nelson Mandela. All of them have received Bharat Ratna. भारत रत्न 2024 आपको मालूम होना चाहिए किस किस को मिला. 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोगों को मिला है. LK आडवाणी, राइट, LK आडवाणी जी, जिन्होंने राम मंदिर मुहिम चालू करी थी, है ना. तो LK आडवाणी जी हैं डेफिनेटली. PV नरसिम्हा राव जो कि हमारे प्रधानमंत्री थे, जो कि LPG पॉलिसी भी लाए थे with the ex-Prime Minister and at that point of time the Finance Minister मनमोहन सिंह, जिनकी अभी recently demise भी हुआ है, right. बहुत बड़ा ही unfortunate, though yes, he was quite old and definitely he would be someday given the Bharat Ratna award. Next is चरण सिंह, राइट, चरण सिंह को मिला. चरण सिंह एंड आपको बाकी के 2 जो है वो सर्च करने हैं. आई कैन नॉट रिमेंबर देयर नेम. ऐसे आप लोग 2 जो हैं वो कमेंट बॉक्स में डाल के बताना कि बाकी जो 2 लोग हैं वो लोग कौन हैं, राइट. तो डेफिनेटली ये आपको मालूम होना चाहिए. आई वुड ऑल्सो से कि आपको 2023 के भी मालूम होने चाहिए, तो प्लीज़ 2023 वाला भी जो डेटा है वो कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल के बताइएगी. ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स और रेज आर यूज्ड इन कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल. ठीक है, तो अगर मैं ये वेव्स की बात करूं तो आप लोगों को सो बेसिकली वी हैव टीवी रिमोट कंट्रोल में इट इज़ इंफ्रारेड, राइट. इंफ्रारेड रेज क्या होती है? तो इंफ्रारेड रेज जो है वो हम लोग अपनी आईज से नहीं देख सकते, ह्यूमन आईज से नहीं देखा जा सकता, बट इट कैन बी फेल्ट, है ना. जो इंफ्रारेड रेज होती है वो इस वेवलेंथ पे जाती है जो कि ह्यूमन आईज नहीं देख सकते हैं, बट देन इट कैन बी फील, क्योंकि वो गर्म करता है चीज़ों को, राइट. तो आपको वो जो जितने भी कन्वेक्शन ओवन्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर भी इंफ्रारेड रेज देखने को आपको मिल जाएंगी, हीटर्स वगैरह में, राइट. सो डेफिनेटली द आंसर इज़ इंफ्रारेड रेज फॉर टीवी रिमोट कंट्रोल्स. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क. ओके, तो सार्क जो है वो क्या होता है? इट इज़ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, राइट. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन. ये जो है ये इसकी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी दैट वाज इन ढाका, है ना. ढाका में हुई थी, बांग्लादेश. दिस इज़ हेडक्वार्टर्ड इन बांग्लादेश. बांग्लादेश के करंट प्राइम मिनिस्टर का नाम आपको मालूम होना चाहिए, बांग्लादेश कूप. बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए. प्लीज़ रीड अबाउट इट. आई डोंट थिंक सार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सार्क की मीटिंग्स ही नहीं हो रही है, राइट. आफ्टर उरी अटैक हम लोगों ने सार्क की मीटिंग करना और सभी चीज़ें करना छोड़ दिया है, राइट. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग दिस वाज 1985. प्लीज़ चेक दी डेटा, प्लीज़ ये इन्फॉर्मेशन जो है चेक करके और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा. ढाका, बांग्लादेश एंड या द हेडक्वार्टर्स इन काठमांडू, नेपाल. हेडक्वार्टर्स इन काठमांडू, नेपाल, राइट. इसकी जो कंट्रीज़ है उसको याद करना बहुत इजी है, इंडिया के आसपास की है. तो यू स्टार्ट विद दी वेस्ट, है ना. आपको मिलेगा अफ़गानिस्तान मिलेगा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, मलेशिया भी लिख लेते हैं, मलेशिया, राइट. अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, Malaysia, India, then we have Bhutan, Nepal, Bangladesh, 8 आएंगे, and then Sri Lanka. So 1 2 3 4 5 6 7 8, right. Sorry, Malaysia नहीं, Maldives. Okay, my bad, Maldives, right. Maldives, मलेशिया तो हमारे ईस्ट में आएगा.
मालदीव्स टूवर्ड्स आर वेस्ट, राइट, मालदीव्स, जिसके साथ हमारे रिलेशन अब धीरे धीरे वापस से ठीक होने लगे हैं. इंडिया, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, राइट. And yeah, so the answer is gonna be Myanmar. So the answer is gonna be Myanmar, right? Myanmar is not a part of SAARC. Next. Who among the following is not associated with billiards? Billiards is basically a sport जो pool game होता है, stick से मारते हैं, right? तो बिलियर्ड्स जो हैं उसमें बेसिकली मिहिर सेन इज़ द आंसर. ही इज़ एसोसिएटेड विथ स्विमिंग, राइट. वो एक लॉयर थे और इंग्लिश चैनल जो है उन्होंने स्विम करा था, तो ही इज़ अ स्विमर, राइट. मिहिर सेन इज़ द आंसर. वन ऑफ द फेमस बिलियर्ड्स प्लेयर इज़ आडवाणी. व्हाट्स हिज नेम? पंकज आडवाणी, राइट. बहुत ही फेमस इंडियन बिलियर्ड्स प्लेयर थे, राइट. हैं. The train accident that killed 61 people watching Dussehra celebration in 2018 happened at which place? Okay, this was an unfortunate incident. 2018 का ही इंसिडेंट है जो कि उस वक्त का करंट अफेयर ही था और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी. इट वॉज इन अमृतसर, राइट. इफ़ यू रिमेंबर द न्यूज़, काफ़ी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था एंड या 61 people died in this accident. So it was Amritsar. Next is the Chabahar port, which is in Iran, developed by India to gain access to Central Asia, is located in which of the following countries? Yes, so the answer is Iran, right. Chabahar port पर अभी इंडिया को वापस से थोड़ा बहुत एक्सेस मिला है and there's a treaty signed between Iran and India. आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए. इंडिया के क्या एस्पिरेशंस हैं चाबहार पोर्ट को लेकर, वो भी आपको मालूम होना चाहिए, राइट. ईरान की कैपिटल इज़ तेहरान, राइट. एंड डेफिनेटली ईरान के बारे में आपको थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए. वाई? बिकॉज इज़राइल और ईरान वार भी अभी वॉज टेकिंग प्लेस एंड इज़राइल, सिर्फ इज़राइल ईरान वार नहीं, इज़राइल पैलेस्टीन, अबाउट दी हूथीज़ एंड हमास एंड हिजबुल्लाहs, लेबनान कंट्री एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सुप्रीम लीडर कौन है, क्या है, ये भी आपको डेफिनेटली मालूम होना चाहिए. आई वुड वांट one of you or probably a lot of you who are watching this video to give me the capitals and all the other information which are important to Israel, Iran, Yemen, Lebanon, Hamas का full form, Hezbollah. ईरान के बारे में, ईरान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में डेथ हुई और अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, राइट, ये सारी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली देनी चाहिए. लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड. क्या है भाई? द पर्सन बिहाइंड अ वंडरफुल कंसेप्ट वन महोत्सव. ओके, सो दिस इज़ के.एम. मुंशी जी. वन महोत्सव जो है वो स्टार्ट करा गया था 1950 में. उस टाइम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे एंड काफ़ी अच्छी मुहिम है. 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है वन महोत्सव, है ना. 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में मनाया जाता है एंड या डेफिनेटली दिस वाज टू सेफगार्ड द प्लान्स एंड द इम्पोर्टेंस टू एक्नॉलेज और इम्पार्ट नॉलेज टू द पीपल और द सिटीज़न ऑफ इंडिया, द वर्ल्ड एट लार्ज, कि एक पेड़ का या वन का, एक फॉरेस्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो कितना होता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, राइट. सो दिस इज़ गुड. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर. Convention is important in heating the lower layers of the atmosphere. Okay, this is wrong. This would come conduction. है ना, conduction आएगा इसका आंसर. Conduction is important in heating the lower layers of the atmosphere. The convection transfer of energy is conned only to the troposphere. This is right. And Lu is the outcome of advection process. Yeah, this is also correct. So the answer will be 2 and 3. So you must read about this. There is conduction, convection. There is conduction, convection. There is advection. And there is another thing which is territorial radiation, something like this, right? Radiation, right? Please read about them. Conduction जो रहता है वो अर्थ का वो वाला पार्ट जहाँ पर हीट
जहाँ जो बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसके आसपास का एटमॉस्फेयर जो है वो गर्म कर देता है ना। तो जस्ट दी आसपास का एटमॉस्फेयर, सो हीटिंग दी लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट। सपोज दिस इज़ अर्थ, तो ये यहाँ गर्म कर देगा, ये वाला जो एटमॉस्फेयर का पार्ट है इसको गर्म कर देगा। कन्वेक्शन क्या करता है, कन्वेक्शन जो है उसमें जो हीट है, हीट की जो हीट एयर है वो एक्सपांड होती है और वो ऊपर को जाती है ना। तो वो ऊपर को जाती है, तो बेसिकली समथिंग लाइक दिस, यहाँ से फिर वो कहीं कहीं ऊपर जाती है, राइट। एक्सपांड होके इट मूव्स अपवर्ड्स मूव करती है। एंड एडवेक्शन में क्या होता है, एडवेक्शन में बेसिकली जो हीट वेव्स है वो विंड के थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्रैवल करती है, राइट। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस जिसके कारण लू जो चलती है ना हॉरिजॉन्टल विंड के कारण, दैट इज़ एडवेक्शन। टेरिटोरियल रेडिएशन में क्या होता है, बेसिकली जो अर्थ में हीट रेज होती हैं उनकी जो लॉन्ग वेव्स होती हैं वो टकरा के डायरेक्टली स्पेस में जाती है, तो डायरेक्टली स्पेस में जो हीट की वेव्स हैं वो चली जाती है। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ टेरिटोरियल रेडिएशन, राइट। थोड़ा बहुत इसके बारे में डेफिनेटली पढ़ लेना, साइंस का टॉपिक है, साइंस पूछते हैं, साइंस से काफ़ी कुछ आपसे पूछा जाएगा, राइट। नेक्स्ट इज इंडिया इन विच कंट्री हैव एग्रीड टू अंडरटेक द इंडस वाटर ट्रीटी टूर्स इन द इंडस बेसिन ऑन बोथ साइड्स to resolve issues on the various hydroelectric projects. This is Pakistan. You must know about the Indus Water Treaty 1960 में करा गया था। वर्ल्ड बैंक ने पार्ट लिया था। वर्ल्ड बैंक was the mediator between India and Pakistan, considered as one of the wins of World Bank and the international treaties. And after Uri attack 2016 में हम लोगों ने बोला कि यार पानी और खून साथ में नहीं बहेगा, है ना। दिस वॉज द स्टेटमेंट विच वॉज गिवन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। एंड देन आफ्टर दैट बहुत ज़्यादा अपडेट्स रहे हैं, रिसेंट अपडेट्स भी हैं, आपको डेफिनेटली इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ना चाहिए। रिसेंटली यूएन में भी उठाया गया था, बट देन द पॉइंट इज़ कि डेफिनेटली इंडिया हैज़ इट्स टेक ओवर दैट कि भाई तुम अगर टेररिज्म हमारे यहाँ पर फैलाओगे तो हम लोग तुम्हें पानी तो नहीं देंगे। दिस इज़ वॉट वी से। डेफिनेटली आपको इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। वेयर इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड पोस्ट ऑफिस होगा लोकेटेड? ओके, इट इज़ नॉट सिक्किम, इट इज़ नन ऑफ दीज, इट इज़ इन इंडिया, इट इज़ हिक्किम। ओके, इट इज़ हिक्किम विच इज़ लोकेटेड इन स्पीति वैली, है ना। स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश, अगर आपको मालूम है तो स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश में है। वहाँ पर ये लोकेटेड है हिक्किम करके पोस्ट ऑफिस, जो कि हिक्किम एरिया है, वहाँ पर ये पोस्ट ऑफिस लोकेटेड है। इट इज़ समवेयर अराउंड 14,000 फीट के एल्टीट्यूड पर हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन दी वर्ल्ड, राइट। डेफिनेटली आपको मालूम होना चाहिए इसके बारे में। What is the full form of NPCI? हमने लास्ट के जो वीडियोज़ है उसमें देखा था, दे यूजुअली आस्क फुल फॉर्म्स। इसके पहले UIDAI का था, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है और वो डायरेक्टली ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ इसका फुल फॉर्म जो है वो बताना। यू कैन क्रॉस चेक इन दी प्रीवियस वीडियोज़। NPCI जो है दैट इज़ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राइट। UPI जो है वो भी NPCI रेगुलेट करता है। तो दिस वॉज अ ब्रिलियंट मूव। UPI के कारण बहुत चेंज हुआ है। एंड UPI हैज़ बीन वन ऑफ द थिंग विच हैज़ बीन अप्रिशिएटेड बाय द होल वर्ल्ड। जितना भी दुनिया के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं या जो भी लोग हैं जो इंडिया आते हैं, एंड देन व्हेन दे सी कि यार ठेले पर भी 5 रुपये भी पे करने के लिए UPI यूज़ हो जाता है, दैट हैज़ बीन अपलोडेड बाय अ लॉट ऑफ वर्ल्ड लीडर्स एंड कंट्रीज आउट देयर। नेक्स्ट इज डिबेंचर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी आर इट्स। तो डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो होते हैं क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं। बेसिकली डिबेंचर्स क्या होते हैं, वो एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि भैया ये आप रखो और इसके बदले हमें कुछ बेसिकली उधार दे रहे हैं, डेट की रिसिप्ट टाइप का रहता है, ऐसा समझ लो। तो शेयर होल्डर्स नहीं होते ये लोग, डिबेंचर होल्डर्स जो रहते हैं वो क्रेडिटर्स रहते हैं, वो कुछ पैसा देते हैं कंपनी को और बदले में उनको एक ये डिबेंचर मिलता है। इट्स अ डॉक्यूमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट।
नेक्स्ट इज कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट है, प्लीज़ डिबेंचर होल्डर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, डेटर्स, इसके बारे में अगर आप लोग कमेंट्स में थोड़ी सी अपना ज्ञान प्रस्तुत कर सकते हैं तो प्लीज़ प्रस्तुत करिएगा, बाकी लोगों को जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। ज्ञान की प्रस्तुति इस वाले क्वेश्चन में भी होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में। सो वी हैव द CRR इन बैंकिंग parlance मीन्स द फॉलोइंग. So it is current reserve ratio, right? Sorry, not current reserve ratio, sorry, cash reserve ratio. Sorry, my bad. It is cash reserve ratio. Cash reserve ratio क्या होता है? तो क्या होता है जब भी बैंक में हम लोग पैसा देते हैं, जिनकी सेविंग्स अकाउंट रहता है, करंट अकाउंट रहता है वगैरह वगैरह, वो लोग बैंक में पैसा देते हैं। फिर बैंक क्या करती है, बैंक अब उसको सिर्फ संभाल के नहीं रखती है, बैंक उसको लेंड करती है टू दी बोरोअर्स कुछ, और उस पैसे को यूज़ करके वो इंटरेस्ट कमाती है, जिसका कुछ % इंटरेस्ट हमें भी देती है, और जिसके थ्रू वो पूरा बैंकिंग सिस्टम रन होता है, राइट। RBI का रूल कहता है अकॉर्डिंग टू कैश रिजर्व रेशियो एंड विच इज़ करंटली 4%, कि अगर हर कोई 100 रुपये आपको बैंक में देके गया है तो आपको 4 रुपये जो है वो RBI के साथ सेव करके रखना पड़ेगा, या आपके जो लॉकर्स होते हैं या जो जहाँ पर पैसे रखते हैं वहाँ पर आपको रिज़र्व करना पड़ेगा। वो पैसा आप किसी को भी लेंड नहीं कर सकते हो। कितना? 4%। तो 100 रुपया अगर बैंक को मिला है तो 4 रुपये तो उसको पहले रिज़र्व बैंक के साथ सिक्योर रखना पड़ेगा, बाकी जो रुपए हैं वो डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेट्स से म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में, या फिर लेंड कर सकते हैं और उससे इंटरेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से रन कर सकते हैं। इसी में एक और चीज़ होती है विच इज़ SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें क्या होता है, तो इसका जो परसेंटेज है दैट इज़ 18%, एंड अगर कोई भी अगेन पर्सन जो है वो 100 रुपये देता है बैंक में, तो उसका 18 रुपये जो है वो बैंक के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनको गोल्ड के फॉर्म में या इसी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में जो चीज़ें आती हैं उस फॉर्म में उनको रखना पड़ेगा। दैट्स अ कंपल्शन, राइट। आई वुड आस्क ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ राइट ऑल द रेशियोज़, अलग अलग जो रेशियोज़ यूज़ होते हैं बाय दी RBI टू इंश्योर कि बैंकिंग सिस्टम रन करे सही तरीके से, वो सारे रेशियोज़ के बारे में आपको लिखना चाहिए, और अभी क्या क्या उनके रेट्स चल रहे हैं वो भी आपको लिखने चाहिए। आई वुड क्लिक ऑन दी लाइक बटन जो भी ऐसे कमेंट्स आएंगे, डेफिनेटली विल डू दैट। नेक्स्ट इज लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ सिक्योर्ड नंबर 1 स्पॉट इन द लेटेस्ट फीफा's वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज्ड ऑन। ओके, ये उस टाइम का है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए 2025 में कौन है वो इंपॉर्टेंट है, एंड द आंसर इज़ अर्जेंटीना, एंड देन ऑफ कोर्स इट इज़ फ्रांस। तो फर्स्ट इज़ दिस, सेकंड इज़ दिस, ठीक है। तो रैंकिंग लिस्ट आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, आई गेस आपको बाकी के स्पोर्ट्स का भी आइडिया होना चाहिए। लेट्स मूव, या ओके। So again, I'll just recall this for you guys. Mock test, please buy that if you are a serious aspirant. Just 499 rupees, you get 12 CMET stimulated mock test, जो कि previous year patterns को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, right? And of course, you get innovation and entrepreneurship के test भी। Definitely 500 रुपये की बात है यार, you can always buy this, that will help you a lot, ठीक है। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ मॉक्स हैं जो आपने अभी तक करे नहीं है तो पहले वो कंप्लीट करो, आपको और ज़रूरत पड़ती है प्लीज़ डू परचेज दिस। जनवरी 25, 2024 तक इसकी 2025 तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, ये 2024 गलत है, 2025 तक रहेगी, राइट। सो दिस इज़ इट, या थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बताओ कि यार एक अच्छा वीडियो आ रहा है हम लोगों के लिए। आई वुड बी मेकिंग मोर सच वीडियोज़, एंड हम लोगों का टारगेट है कि 15 जनवरी 16 जनवरी तक हम लोग सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर सकें। तो डेफिनेटली अगर आपने अभी तक बेल आइकन का बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ वो दबा दो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएँ। एंड कीप फॉलोइंग अस, कीप मेकिंग नोट्स। जनरल अवेयरनेस और इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जो वीडियोज़ है वो अनिकेत सर बना रहे हैं सेम चैनल पर, प्लीज़ गो एंड वॉच देम टू। And yeah, best of luck with your preparation. Do good. God bless you all. Thank you.